हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज से हम लोग बीके गोयल से स्टार्ट कर रहे हैं रेशियो एनालिसिस। रेशियो एनालिसिस में सिर्फ फॉर्मूले हैं, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है और एमसीक्यूज भी हैं, है ना। मतलब 5 से 6 नंबर रेशियो हमें देगा। रेशियो एनालिसिस आपको जो प्रोजेक्ट है उसमें भी काम आएगा, वाइवा में भी काम आएगा, और जो एक्सटर्नल्स आएंगे वो भी आपसे रेशियो के क्वेश्चंस पूछेंगे, है ना। टीएस ग्रवाल से मैंने 80% रेशियो कंप्लीट कर रखा है। जिन्हें टीएस ग्रवाल चल रहा हो वो टीएस ग्रवाल में से कर सकते हैं, और वो क्वेश्चंस यदि आपने कर लिए हो तो यहाँ आप प्रैक्टिस कर सकते हो। दोनों डिक्टो सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो एनालिसिस मैंने डिटेल में तो कंसेप्ट बना ही रखा है, वो पूरा चार्ट आप लोग देख लेंगे। आई बटन को क्लिक करो, यहाँ पे आपको कंसेप्ट मिल रहा है पूरा डिटेल में। यहां भी समझा रही हूं लेकिन वहां डिटेल में, है ना, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में, ठीक है। तो करें स्टार्ट हमारा रेशियो एनालिसिस। सबसे पहले रेशियो एनालिसिस जिसमें हम 4 रेशियो सीखते हैं। फर्स्ट लिक्विडिटी, सेकेंड सॉल्वेंसी, थर्ड एक्टिविटी और फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी। अगर बेटा जी आपको किसी कंपनी का एनालिसिस करना हो कि ये कंपनी कैसी है, इस कंपनी की कंडीशन कैसी है, या कंपनी को भी मारो गोली, पहले हम एक फैमिली की बात करते हैं। यदि हमें देखना है कि इस फैमिली की कंडीशन कैसी है, ये फैमिली जो बिजनेस कर रही है इसका, ये बिजनेस इनका कैसा चल रहा है, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि उनकी मार्केट में, ठीक है, पोजीशन कैसी है, उनके पास कितना लायबिलिटी, मतलब कितना उनको बाहर लोगों का पेमेंट करना है, और उनके पास कैश कितना है। फिर वो लोग एबल हैं अपनी लायबिलिटी को पेमेंट करने की, उनकी कैपिटल कितनी है, कैपिटल वो कैसे कैसे बाजार से पैसा उठाते हैं, कितना लोन लेते हैं और फिर उसको पेमेंट कर सकते हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं समय पे। फिर वो लोग जो माल बेचते हैं उधार, तो उनका जो टर्नओवर है, उनसे जो पैसा रिकवर होता है वो कितनी जल्दी रिकवर होता है, क्रेडिट सेल्स का क्या है, कितने समय में उनका रिटर्न पैसा बकाया वापस मिल जाता है, उनकी कंपनी को या उनके बिजनेस को प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना पैसा वो लगाते हैं कॉस्ट और कितने पे वो प्रॉफिट करते हैं, कितने % उनका प्रॉफिट हो रहा है। पैसे की ताकत, रिटर्न करने की ताकत, सेल्स, क्रेडिट, परचेस और प्रॉफिट, ये अगर हम किसी भी व्यक्ति की या किसी बिजनेस की या किसी कंपनी की देख लें तो हमें पता चल जाता है उसकी फाइनेंशियल कंडीशन। वही हमें यहाँ कंपनी में भी बात करनी है, फाइनेंशियल एनालिसिस। किसी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस यदि हमें करना हो तो हम ये 4 तरह के रेशियो यदि निकाल लें तो हमें पता चल जाएगा। तो हमारा आज का पहला है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमारे 2 आते हैं बेटा। फर्स्ट आता है करंट रेशियो, जिसका फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। है ना। अब करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या होती है मैम? तो बेटा जी वो एसेट्स जिन्हें कैश में कन्वर्ट करने में विद इन 12 मंथ लगते हो या 12 महीने के अंदर जो एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं वो करंट एसेट्स कहलाती हैं। कौन कौन सी? कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म, लोन, एडवांसेस। लोन एडवांस हमारा हमेशा करंट एसेट्स, यदि शॉर्ट टर्म हुआ, लॉन्ग टर्म हुआ तो नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म। ऐसे ही करंट लायबिलिटी, बैंक लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, शॉर्ट
टर्म बोरोइंग, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को कि बोरोइंग, देखिए जब मैंने पैसे उधार लिए हैं तो वो मेरी लायबिलिटी बन जाती है, जब मैंने पैसे उधार दिए हैं तो वो मेरी एसेट्स बन जाएगी, है ना। बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, मैम लोन इन एडवांस एसेट कैसे हो सकता है? भाई मैंने आपको पैसे उधार दिए हैं, आप मुझे इंटरेस्ट दोगे तो मेरी इनकम हुई, है ना, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, और मैंने आपको जो पैसे दिए हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए दिए हैं, जब मैं चाहूं तब आपसे मांग सकती हूँ विद इन 1 ईयर, तो वो कौन सी हो गई? करंट एसेट्स। और अनक्लेम्ड डिविडेंड, है ना, या अनपेड डिविडेंड, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस, इनकम, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ट्रेड पेबल, ऊपर बात करें डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ये सब आपको याद होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा बेटा। डेटर्स हो गए कैश, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ये सब आपको पता है ना, जो पैसा हमने कमा लिया बट अभी तक हमें मिला नहीं है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए करंट एसेट्स कौन सी होती है और करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म कैश, बैंक, डेटर, मार्केटेबल सिक्योरिटी, करंट इन्वेस्टमेंट, ये भी आएगा। ठीक है, लगभग यही होंगी। तो ये करंट एसेट्स है और ये करंट लायबिलिटी है। जो डे रूटीन में है ना, वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स में से यदि करंट लायबिलिटी को माइनस कर दे तो वर्किंग कैपिटल आता है। दो तरह की कैपिटल बिजनेस में रिक्वायर्ड होती है, एक वर्किंग कैपिटल और एक फिक्स्ड। हम दुकान खरीद रहे हैं, फर्नीचर, एसी, पंखा, ये जो लगाएंगे वो बार बार लगाने की जरूरत है नहीं, वो फिक्स कैपिटल है। लेकिन माल खरीदना, स्टॉक, ये देखो भूल गए हम, इन्वेंट्रीज, ये तो रोज चाहिए, हर हफ्ते चाहिए माल, स्टॉक, तो ये हमारी कौन सी होगी? करंट। जो डेली रूटीन में हमें बिजनेस को चलाने में जो जरूरत लगता है पैसा, वो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। इन्वेंट्री, इसमें लूज टूल्स एक बात आएगी, तो इन्वेंट्रीज में एक्सेप्ट, ध्यान रखना, लूज टूल्स हमारी एसेट्स होती हैं, तो इन्वेंट्री लेना है, लूज टूल्स यदि उसमें इंक्लूड है तो वो मत लेना। डेटर्स लेना है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये सब क्वेश्चन में आएंगे, मैं आपको समझाऊंगी। सिर्फ ये याद रखना कौन सी करंट एसेट्स होती है और कौन सी करंट लायबिलिटी। रेशियो एनालिसिस, सेम यूनिट को जब हम कंपेयर करते हैं, डिवाइड करते हैं और जिस टर्म में हम उसका आंसर लिखते हैं उसे कहते हैं रेशियो। छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था। अगर मुझे कंपेयर करना है, रेशियो एनालिसिस क्यों करते हैं? ताकि इजीली कंपेयर हो सके, डाटा सिंपल हो सके, इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सके। अगर मैं कहूं कि पिछले साल तुम्हारा 70% था, इस बार तुम्हारा 75% है, 5% से तुमने इंक्रीज किया, इंक्रीमेंट हुआ, तो एक तरह से रेशियो की बात हो रही है ना। हम क्लास में 50 बॉयज हैं, मैंने कहा 15:35, 15 गर्ल्स हैं, 35 बॉयज हैं, ये रेशियो बताया। किसी भी चीज को यदि हमें एक्सप्लेन करना हो तो रेशियो बहुत अच्छा माध्यम होता है। क्लियर? रेशियो, सबसे पहले कौन सा रेशियो पढ़ रहे हैं हम? लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी में जिसमें यह बताया जाता है कि आपके बिजनेस में कैश की क्या पोजीशन है, आप बाजार में आपको कितना पैसा उधार देना है और उसके लिए आपके पास कितना पैसा है। तो इसका आइडियल रेशियो की यदि मैं बात करूं तो इसका होता है 2:1। यदि मुझे 1 रुपए देना हो तो मेरे पास 2 रुपए हैं, तो मेरी कंडीशन बहुत अच्छी है। ठीक है, आया समझ में? चलो तो स्टार्ट करते हैं डी के गोयल का फर्स्ट क्वेश्चन 2026 एडिशन के हिसाब से, लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट द करंट रेशियो, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, करंट इन्वेस्टमेंट,
ट्रेड पेबल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, प्रोविजन फॉर टैक्स, आउटस्टैंडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश और कैश जैसा। प्रोविजन फॉर टैक्स ये करंट लायबिलिटी होती है, इसे सबसे पहले याद कर लेना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो तो फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन, करंट एसेट्स बताओ कौन कौन सी दिख रही हैं। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड होती है, इन्वेंट्री यस आएगा, डायरेक्ट प्लस कर रही हूं। ट्रेड रिसीवेबल आएगा 90,000, करंट इन्वेस्टमेंट आएगा 35,000। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी होता है, सिर्फ यहां से ढूंढ के प्लस करो। ट्रेड पेबल 46। लॉन्ग टर्म बोरोइंग नॉन करंट लायबिलिटी, 2 साल बाद पैसे लौटाएंगे। लॉन्ग टर्म लंबे समय की उधारी नॉन करंट लायबिलिटी, छोटे समय की उधारी करंट लायबिलिटी, है ना। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, बोरोइंग मतलब समझ में आ गया ना बेटा, बोरोइंग उधारी, लोन हमने दिया है, असेट्स। प्रोविजन फॉर टैक्स ये हमारी करंट लायबिलिटी, टैक्स भरना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारी लायबिलिटी, और कैश कैश इक्विवेलेंट हमारी असेट्स। आप पहले ये लिखना कि करंट एसेट्स में कौन कौन से आ रहे हैं और करंट लायबिलिटी में कौन कौन से, फिर प्लस करना, ठीक है। चलो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। जोड़ो 70,000, 90,000 और 40,000, 2 लाख। 2 लाख रुपए की हमारे पास करंट एसेट्स है, और 46 में यदि मैं 4 जोड़ती हूं तो 50, 60, 70 और 80, ठीक है। 80 हमारा करंट लायबिलिटी। 3 0 0, 4 5 जा 4 2 जा, 5 का 2 में डिवाइड करेंगे 2.5:1, ऐसे पूरा निकालना सिंपलेस्ट फॉर्म में। 1 रुपए यदि मुझे देना हो तो मेरे पास 2.5 रुपए हैं। बहुत अच्छी कंडीशन है, बहुत बढ़िया कंडीशन है फर्म की, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। ये ऐसा कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में? नहीं, सिर्फ आपको बेसिक सिखाना चाह रहा है वो, ठीक है। चलो सेकंड करें, ये भी आपको बेसिक सिखाना चाहता है। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आया हुआ है, पर अपन एक और बेसिक कर लेते हैं पहले, सेकंड फिर बात करते हैं। सेकंड पढ़ो बेटा। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर गिवन टू यू, गुडविल, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। अब ट्रेड रिसीवेबल में डेटर और बिल रिसीवेबल दोनों आते हैं, है ना। तो यहां पे माइनस करके जो बाहर अमाउंट है ना वो लेना। इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म तो लेंगे, लॉन्ग टर्म हो तो मत लेना। एक्सपेंसेस पेड प्रीपेड एक्सपेंसेस असेट्स होगी, कैश करंट एसेट्स, अक्रूड इनकम करंट एसेट्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन करंट लायबिलिटी, प्रोविजन वर्ड आ गया है तो करंट लायबिलिटी, पैसा बचा के रखना फॉर एक्सपेंसेस। शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसेस पेबल करंट लायबिलिटी। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको ये याद रखना है बेटा। इसमें और लिख देती हूं मैं यहाँ पे एक्सपेंसेस पेबल, तो आप इसे याद कर लेना, आपके सारे क्वेश्चन में कभी आपको कंफ्यूजन नहीं आएगी। चलो सबसे पहले करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी, है ना। गुडविल आएगा नहीं, गुडविल फिक्स एसेट्स इंटेंजिबल होता है। इन्वेंट्री आएगा 2,50,000 प्लस ट्रेड रिसीवेबल बाहर वाले लिखो 1,30,000। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लिखो 30,000। एक्सपेंसेस पेड हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमारा एसेट्स होता है 20,000। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 40,000। अक्रूड इनकम 10,000। ये हमारी करंट एसेट्स हो गई। अक्रूड इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस पता है? चलो मैं बताती हूँ। देखो मैंने 1 महीना काम कर लिया बट मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले सॉरी, बट मैं काम तो कर चुकी हूँ, पैसा मिलेगा तो सही, तो वो मेरी होती है अक्रूड इनकम। विच इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, कमा लिया है पर अभी तक मिला नहीं, तो ये मेरी असेट्स होती है। मेरे पापा तो पूरा साल भर का पेमेंट एक साथ ही कर देते हैं टीवी का, बार बार की टेंशन नहीं,
प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में है आपके 20,000, ये करंट लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरोइंग आएगा, ट्रेड पेबल आएगा और एक्सपेंसेस पेबल आएगा। जोड़े 2,50,000, 2,50,000 प्लस 1,60,000 प्लस 20 और 40, 60, 60 और 10, 70,000, 4,80,000 ऊपर आया बेटा। और 20 और 30, 50, 50 और ये हो गया आपका 1 लाख, 1,50,000। 48 डिवाइडेड बाई 15, 3.2, बिल्कुल सही आंसर आया। 3.2:1 पूरा आंसर निकालना पड़ेगा। हाँ जी, ये कंडीशन तो और अच्छी है, 1 रुपए उधारी देना है और 3 रुपए समथिंग हमारे पास एसेट्स है, पैसा है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक। अब इसी में आपको मैं एक और चीज बता देती हूँ बेटा, ध्यान से सुनना। लिक्विडिटी रेशियो में 2 निकलते हैं, एक करंट रेशियो, एक लिक्विड रेशियो। लिक्विडिटी में केवल 2 ही होते हैं, एक करंट रेशियो और एक लिक्विडिटी रेशियो होता है लिक्विड रेशियो। इसे क्या क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशियो और क्विक रेशियो। तीनों का मतलब एक ही है। यदि मैं करंट रेशियो की जगह और तरलता और हाईली लिक्विडिटी की बात करूं तो यहां लिख देना क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। यदि मुझे पैसा देना है मार्केट में तो मैं किससे पैसा बहुत जल्दी पे कर सकती हूं? तो ये सारी चीजें जो करंट एसेट्स में होंगी उसमें से यदि मैं एक इन्वेंट्री स्टॉक को घटा दूं और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस को घटा दूं तो मेरी कंडीशन और अच्छी हो जाती है। और अच्छी मतलब देखिए, यदि मैंने किसी को एडवांस पेमेंट कर दिया है, मान लीजिए मैंने आपको 3 महीने का एडवांस दे दिया और मुझे किसी को पैसे देने हैं और मैं आपके पास आऊं, अरे मैंने आपको एडवांस दिया था वापस दे दो, आप मुझे दोगे? नहीं, आप कहोगे मैं तो सर्विस दूंगा, एडवांस क्यों दूं आपको वापस? तो जो एडवांस पैसा दे देते हैं वो वापस नहीं मिलता। इसी तरह से माल पड़ा हुआ है, हम उसे बेचने में हमें समय लगता है, इतनी जल्दी माल थोड़ी निकल जाएगा। तो यदि हम हाईली लिक्विडिटी की बात करें कि ऐसा कितना अमाउंट है जिससे हम लायबिलिटी का तुरंत पेमेंट कर सकते हो, तो स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को यदि हम इन सारी एसेट्स में से हटा दें मतलब एक इन्वेंट्री और एक प्रीपेड एक्सपेंसेस। यदि मैं 2 चीजें हटा दूं तो ये करंट एसेट्स की जगह बन जाएंगी लिक्विड एसेट्स। क्या बन जाएंगी बेटा? लिक्विड एसेट्स बन जाएंगी। ठीक है, लिक्विड एसेट्स या फिर क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, तो वो एसिड टेस्ट रेशियो कहलाएगा, क्विक रेशियो कहलाएगा और लिक्विड रेशियो कहलाएगा। सबका मतलब एक ही है। अभी आगे क्वेश्चन में आएंगे, बट अभी आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री या प्रीपेड, तो वो क्विक एसेट्स बन जाती है। ठीक है, चलो अब करते हैं हम 3rd नंबर का क्वेश्चन। चलो 3rd नंबर का क्वेश्चन, current ratio of a company is 2:1. State giving reason which of the following suggestion would improve the ratio, which would reduce it and which would not change it. बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3rd A और 3rd B। ठीक है, 3rd A 3rd B, फिर उसी को ये लोग और बड़ा कर रहे हैं 4th में। ये 2023 में ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन है 3rd A और 3rd B। सिर्फ आपको ये बताना है कि जो ट्रांजैक्शन इन्होंने दिए हैं उससे आपका रेशियो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो चेंज होगा। आपको मैं एग्जांपल से बताती हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे लिखिएगा। वैसे इन्होंने सारे आंसर्स ऑलरेडी दे रखे हैं पीछे, मैं डायरेक्ट भी बोल सकती हूँ, बट मैं आपको एक एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इन्होंने हमें दिया है कि परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 50,000 फॉर 60,000 ऑन क्रेडिट, टू सेल नॉन करंट एसेट्स एट अ स्लाइट लॉस एंड पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। ठीक है,
देखो कुछ भी नहीं है, सबसे पहले हम लिखते हैं कि करंट रेशियो इन्होंने क्या दिया हमको, इन्होंने मुझे करंट रेशियो दिया 2/1, है ना। तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको मान लेती हूं 2 लाख अपॉन 1 लाख, हो सकता है, क्योंकि यदि मैं इसे कैंसिल करूं तो 2:1 ही आएगा। इससे आपको समझाने में मुझे इजी रहेगा। तो हमारी करंट एसेट्स है 2 लाख और करंट लायबिलिटी है 1 लाख। आपको एग्जाम में बिल्कुल आएंगे, एमसीक्यूज आएगा या ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसे लिख लेना फिर करना। पहला, परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, ये एक बार मैं लिख के बता रही हूं आपको, फिर थोड़ा सा ओरल बता दूंगी। उधार माल खरीदा, सोचो उधार माल खरीदेगा, 11th क्लास पे जाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन, स्टॉक बढ़ेगा और उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, है ना। अब कितने का खरीदा इन्होंने तो नहीं कहा, सपोज कर लो हमने खरीदा 20,000 का, है ना, या कैलकुलेशन इजी करनी हो तो 50,000 का। हमने 50,000 का उधार माल खरीदा तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा 50 से, तो मेरी करंट एसेट्स हो जाएंगी 250 की होगी, और क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे तो मेरा ये हो जाएगा 150। तो मेरा रेशियो कितना निकलेगा, 5 5 5 3 5/3, ठीक है। पहले 2 था, अब ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो मेरा करंट रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज, डिक्रीज। अगर मैं यहां पे इसका डिवाइड कर दूं, 5 डिवाइडेड बाय 3, 1.6:1। तो पहले रेशियो कितना आ रहा था, 2:1 बेटा, और अब कितना आ रहा है 1.6:1। तो मैं आंसर क्या लिखूंगी, फर्स्ट वाले में डिक्रीज रेड्यूस। अब उन्होंने सिर्फ लिखा है रेड्यूस, फिर नीचे उन्होंने हिंट में बोला है, तो आप ऐसे ही लिखिएगा, ट्रांजैक्शन फर्स्ट, रिजल्ट इन इंक्रीज इन इन्वेंट्री एंड इंक्रीज इन ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी, ठीक है। समझा के भी बता सकते हैं। उन्होंने सिर्फ आपसे पूछा है कि ऐसा करने पे रेशियो इंक्रीज, डिक्रीज या नो चेंज होगा। तो यदि मैं उधार माल खरीदती हूं तो करंट रेशियो विल बी डिक्रीज, करंट रेशियो विल बी रिड्यूस। व्हाई? बिकॉज करंट एसेट्स स्टॉक इज इंक्रीज एंड ऑल्सो क्रेडिटर्स इंक्रीज्ड, ठीक है। फिर से समझते हैं, थर्ड फोर्थ सब यही है। अगला, परचेज ऑफ गुड्स अगेंस्ट चेक। अब देखिए आपने माल खरीदा है लेकिन चेक से, तो करंट एसेट्स स्टॉक बढ़ जाएगा, लेकिन पैसे चेक से पेमेंट किया है तो बैंक कम हो जाएगा, लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने माल खरीदा, स्टॉक बढ़ गया, लेकिन पेमेंट चेक से किया तो बैंक कम हो गया, तो दोनों ही तो काहे में आते हैं, करंट एसेट्स में। यानी कि 2 लाख रुपए की करंट एसेट्स में मैंने 50 का माल खरीदा और 50 का पेमेंट कर दिया, तो कोई इफेक्ट पड़ा क्या बेटा? नहीं। तो पहले भी कितना था 2:1 और अभी भी कितना रहेगा 2:1। तो हम लिखेंगे नो चेंज, क्योंकि एक इंक्रीज हो रहा है पर दूसरा डिक्रीज भी तो हो रहा है और दोनों करंट एसेट्स में आ रहे हैं, है ना। मतलब ट्रांजैक्शन देखकर आपको क्या पता होना चाहिए कि इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कौन सी चीज इंक्रीज होगी और कौन सी चीज डिक्रीज। अभी कम से कम 20 ट्रांजैक्शन मैं आपको समझाने वाले हूं, तो कंफर्म पक्का अच्छे से आ जाएगा आपको। थर्ड, सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 50,000, कितने का था? 50,000 का माल बेचा, कितने में? 60,000 में। कैसे बेचा? क्रेडिट। सोचो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब माल बेचा है तो स्टॉक कम होगा, और उधार बेचा है तो डेटर्स इंक्रीज होंगे। डेटर्स कितने से इंक्रीज होंगे? 60 से। माल कितने से कम होगा? 50 से। प्रॉफिट लॉस का कुछ नहीं करना हमको, ठीक है, वो तो कैपिटल में प्लस होगा और कैपिटल यहां आती नहीं है। तो हमारी करंट एसेट्स कितनी है बेटा? 2 लाख। 2 लाख में 50,000 का माल कम हुआ और 60,000 के डेटर इंक्रीज हुए,
अपॉन में 1 लाख ही रहेगा, जोड़ें 2 लाख 150, फिर आगे आपका 210। अब बता दीजिए आप क्या आ जाएगा आंसर, 2.1:1। रेशियो विल बी इंक्रीज, रेशियो क्या होगा, इंक्रीज, यही आंसर है, इंप्रूव, करंट रेशियो विल बी इंप्रूव। हम फाइनली कर करके देख रहे हैं, है ना, ये हमने अज्यूम कर लिया है कि 2 लाख अपॉन 1 लाख, ये क्यों अज्यूम करा, क्योंकि 2:1 आना चाहिए। नेक्स्ट, टू सेल नॉन करंट एसेट्स। अब देखो आप नॉन करंट एसेट्स बेच रहे हो, मान लो आपकी 1 लाख की मशीन है, फर्नीचर है, लैंड है, कुछ भी है, नॉन करंट एसेट्स मतलब जो करंट एसेट्स में नहीं आते, फिक्स्ड, तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, कुछ भी हो सकता है। आपने उसको बेचा, ठीक है, लॉस पर बेचा, तो ना तो एसेट से कोई मतलब ना लॉस से मतलब, लेकिन बेचा तो पैसे तो आए होंगे। तो 2 और 1 करंट एसेट्स कितने की हो जाएगी, 3 लाख की। क्यों, क्योंकि 1 लाख में मैंने बेचा तो 1 लाख रुपए कैश आया, तो मेरी करंट एसेट्स इंक्रीज हुई, लेकिन ये इंक्रीज नहीं हुआ। 3:1, रेशियो विल बी इंप्रूव। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिक्लेयर्ड डिविडेंड। अब अनपेड डिविडेंड, अनक्लेम्ड डिविडेंड, अभी करंट लायबिलिटी था, हम जब शेयर होल्डर्स को पेमेंट करते हैं तो डिविडेंड, तो कैश कम हुआ और करंट लायबिलिटी भी कम हुई क्योंकि डिविडेंड दे दिया, ठीक है। कितने का डिविडेंड, मान लो 50,000 का डिविडेंड दिया, तो 50,000 से मेरा कैश कम हुआ और 50,000 से ही मेरी लायबिलिटी कम हुई। अनक्लेम डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड करंट लायबिलिटी का हिस्सा होता है, तो आपने उसका पेमेंट किया तो उतने से डिविडेंड कम हुआ। तो 150 अपॉन 50, क्या है आंसर, 3:1। यदि मैं डिविडेंड का पेमेंट करती हूं तो मेरा रेशियो विल बी इंक्रीज। देखिए सारे एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया है ना। चलो फिर से करते हैं थर्ड बी और समझते हैं, ये भी 2023 में आया है। द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.5:1, तो 2.5 लाख अपॉन 1 लाख मान लो, है ना। स्टेट गिविंग रीजन which of the following suggestion would improve, reduce and not change। देखो आपको 8 दे रखे हैं पूरे, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेज ऑफ बिल्डिंग, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और परचेज ऑफ लूज टूल्स। सारा मैं बताती हूँ आपको, देखो इसकी बहुत अच्छे से आज प्रैक्टिस करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। और ऐसे लिख के अज्यूम कर लेना कोई डाटा और फिर करना तो जल्दी समझ में आएगा। थर्ड बी, यहां लिख दूं 2,50,000, है ना, ये रेशियो दिया है 2.5:1। फिर अगला ओरल बता दूंगे, ठीक है, इसको और करके बता देती हूँ। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, सपोज करो 1 लाख का पेमेंट किया, पेमेंट टू ट्रेड पेबल, सपोज 1 लाख का पेमेंट किया, क्या कम होगा, कैश कम होगा और क्रेडिटर्स कम होंगे। तो 2.5 लाख में से 1 लाख चले गए, 1.5 लाख, ठीक है, और 1 लाख लिख दिया है मैंने, तो फिर पेमेंट 1 लाख की जगह 50 का लिख दो। पेमेंट कितने कर रहे हैं, 50,000, तो ऊपर आ गया 2 लाख समझने के लिए और नीचे आ गया 50,000। 4:1। यदि हम किसी भी करंट लायबिलिटी का पेमेंट कैश से करते हैं तो कैश कम होगा और लायबिलिटी भी कम होगी, तो आप देखेंगे रेशियो विल बी इंक्रीज। फर्स्ट आंसर यही दिया है, इंप्रूव। फिर सेल मशीनरी अगेंस्ट चेक, आपने मशीन बेची चेक से, तो मशीन तो फिक्स एसेट्स होती है लेकिन कैश तो आएगा। तो मान लीजिए आपने 50,000 में बेची तो 50,000 रुपए आए, लेकिन लायबिलिटी पे कोई चेंज नहीं हुआ, तो आंसर आया 3 लाख अपॉन 1 लाख
तो रेशियो विल बी इंक्रीज। यदि हम किसी भी फिक्स एसेट्स को बेचेंगे तो कैश इंक्रीज होगा, बैंक इंक्रीज होगा, तो रेशियो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री बेचा है एट लॉस ऑन क्रेडिट, लॉस ऑन क्रेडिट, ध्यान से सुनना, इन्वेंट्री बेचा है लेकिन लॉस पर बेचा है, तो क्या होगा? मान लो 40,000 का माल हमने 30,000 में बेचा। ऐसा क्यों मान रहे मैम? क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कहा है सेल ऑफ इन्वेंट्री एट लॉस ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है लेकिन लॉस पर बेचा है। ठीक है, यदि प्रॉफिट पे बेचते तो ज्यादा लिखते। जल्दबाजी मत करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। आपने स्टॉक बेचा 40 का, ठीक है, 250 में से 40,000 स्टॉक के गए और पैसे आपके पास 30,000 आएंगे डेटर्स। करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं। अब करके देखो, 2,50,000 में से 40 गए, कितना आएगा? 2,10,000 और फिर ये 2,40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, 2.4:1। क्या लिखूंगी? रेशियो विल बी डिक्रीज। यही आंसर है? हाँ जी। यदि कुछ स्टूडेंट्स जल्दबाजी करेंगे तो वो क्या कहेंगे पता है? 40 का माल बेचा, 40,000 ही तो आएंगे, नो चेंज। लॉस पर बेचा है तो जितने का स्टॉक होगा उससे ये प्राइस कम लिखना, क्योंकि लॉस पर बेचा है। प्रॉफिट बोले तो ज्यादा लिखना। क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट, कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, नो चेंज। क्यों? क्योंकि कैश इंक्रीज होगा। मान लीजिए मुझे 50,000 रुपए मिले तो 50 इंक्रीज हुए, लेकिन 50 से डेटर कम भी तो होंगे, है ना? क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल से पैसा मिला तो डेटर कम हुए और कैश बढ़ा, यानी कि इधर कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा। अपॉन में 1 लाख, तो नो चेंज। ठीक है। नेक्स्ट, इशू ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स इशू किए तो पैसे आएंगे, सिर्फ कैश इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? कैश। नीचे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, रेशियो विल बी इंक्रीज। अगर मैं शेयर्स इशू करती हूं तो कैश बढ़ेगा तो इंक्रीज। यदि मैं डिबेंचर्स का पेमेंट करती हूं, आगे आ रहा है देखो, इशू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द परचेस ऑफ बिल्डिंग, इसमें कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्यों? मैंने बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग आई, लेकिन बिल्डिंग क्या होती है? फिक्स एसेट्स, और मैंने बदले में शेयर्स दिए। क्या दिए? शेयर्स। ना तो शेयर्स करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी में आते हैं और ना ही बिल्डिंग आती है, ना ही शेयर्स आते हैं और ना ही बिल्डिंग आती है। तो पहले भी 2.5 लाख अपॉन 1 लाख था और अभी भी 2.5 लाख अपॉन 1 लाख ही होगा, नो चेंज। नेक्स्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर। अब देखिए आपने क्या किया? रिडेम्पशन किया। किसका रिडेम्पशन किया? डिबेंचर्स का। ठीक है। अब आपने जब पैसे दिए तो कैश कम हुआ, ठीक है। पहले तो रिडेम्पशन का मतलब बताऊं। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, वैसे तो डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहलाते हैं, लेकिन वो डिबेंचर्स जिनका पेमेंट होता है वो करंट लायबिलिटी का हिस्सा होते हैं। डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लेकिन यदि आप डिबेंचर्स का पेमेंट कर रहे हो, है ना, और तो वो कौन से कहलाएंगे? शॉर्ट टर्म, करंट। ठीक है। अब 50,000 रुपए से पेमेंट कर रहे हो तो आपका 2,50,000 से 50,000 रुपए कैश गए और 1 लाख में से 50,000 के डिबेंचर गए, तो आंसर आएगा 2 लाख अपॉन 50,000। रेशियो विल बी इंक्रीज। क्लियर? अगर डिबेंचर्स का रिडेम्पशन होगा तो कैश भी कम होंगे और करंट लायबिलिटी भी कम होगी। नेक्स्ट, परचेज ऑफ लूज टूल्स अगेंस्ट कैश। तो कैश कम होगा, लेकिन लूज टूल्स जो हैं वो फिक्स एसेट्स में आते हैं, तो नीचे कोई इंप्रूव नहीं होगा। अगेंस्ट कैश, मैंने लूज टूल्स खरीदे तो कैश कम हो गया, 2,50,000 में से 50 का खरीदा,
लेकिन नीचे कोई चेंज नहीं हुआ। 2 लाख अपॉन 1 लाख, 2:1। क्लियर? अब अगला जो है वो मैं आपको ओरल समझा रही हूं, पूरा आप करेंगे ऐसे ही, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन, assuming that current ratio is 1.5:1, 1.5, 1.5 लाख अपॉन 1 लाख मानना। फर्स्ट, रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स। देखो सारे ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं, पहले कितने सारे दिए हैं, ये पूरा आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं समझा रही हूं लेकिन कर नहीं रही हूं, सिर्फ थोड़ा बता रही हूं, है ना। सारे एक्सप्लेन जरूर कर रही हूं। पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, सेल ऑफ गुड एट पार, सेल ऑफ गुड एट प्रॉफिट, सेल ऑफ गुड एट लॉस, ये 4 समझाऊंगी। परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, कोई चेंज नहीं होगा, अभी सारे बता रही हूं। देखो इससे और अच्छे से आप जो समझाने वाले हैं वो समझा भी रही हूं, बाकी सब रिपीट है। तो ये 1 to 4 आप अच्छे से करिएगा, ठीक है। और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जा रहा है, क्योंकि मैं कैश फ्लो भी पढ़ा रही हूं, रेशियो भी कर रही हूं जिनकी एग्जाम है, और डी सॉल्यूशन भी कर रही हूं, ठीक है। पूरी मेहनत कर रही हूं, सपोर्ट आपका। चले, फर्स्ट रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स। पहले तो 4th, करंट रेशियो कितना दिया है बेटा, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, है ना। तो करंट एसेट्स हो गई मेरी 1.5 लाख और ये 1 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि 1.5:1 दिया है। अब रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स, मैंने कोई करंट एसेट्स बेची है। रियलाइजेशन मतलब हम करके आए ना पार्टनरशिप। मान लीजिए मैंने स्टॉक बेचा 50,000 का, अब बताओ क्या होगा। तो मेरा 50,000 से स्टॉक कम होगा, लेकिन 50,000 से कैश बढ़ेगा भी सही। कैश बढ़ा, स्टॉक कम हुआ, है ना। तो वही का वही 150 रहेगा, और अपॉन में 1 लाख, मतलब नो चेंज, नॉट अल्टर। पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, कैश कम, कितने से 50 से पेमेंट कर दिया, और ये भी 50। क्यों? क्रेडिटर्स भी कम होंगे और कैश भी कम होगा, तो करंट लायबिलिटी भी कम करी, 50 का पेमेंट कर रही हूं। मैम ये कहां दिया है? ये कहीं नहीं दिया है बेटा, हम एज्यूम करके चल रहे हैं कि हमने 50,000 रुपए की क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया, तो 50 ऊपर भी कम और नीचे भी कम, तो ये आया हमारा 2:1। रेशियो विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट, सेल ऑफ गुड एट पार, नो चेंज। गुड एट पार, अब ध्यान से सुन लेना, तीनों बता रहे हो। 50 का माल, 50 का कॉस्ट और 50 में ही बेचा। कितने का माल था? 50। कितने में बेचा? 50। तो स्टॉक भी कितने से कम होगा और कैश भी कितने से बढ़ेगा? सेम। तो कोई चेंज होगा? नो चेंज। वही 150 रहेगा और वही 1 लाख रहेगा। लेकिन यदि सेल ऑफ गुड एट प्रॉफिट, सेल किया, 50 का माल 80 में बेचा, माल कितने का है? 50 का, बेचा कितने में? 80,000 में बेचा, प्रॉफिट 30,000 हो रहा है, तो क्या होगा? तो 150 में से 50 जाएंगे, बट 80 आएंगे भी तो सही, और नीचे 1 लाख, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब करके देखो, 1,80,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, क्या होगा भाई? 1.8:1। रेशियो विल बी इंक्रीज। क्लियर? और अगले में रेशियो डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि परचेज सेल ऑफ गुड एट लॉस है, सेल ऑफ गुड एट लॉस है, यानी कि 50 का माल मैंने 30 में बेचा, तो पैसे कितने कम होंगे? 50, और आएंगे कितने? 30। ठीक है, तो ये रेशियो क्या होगा? डिक्रीज। कर सकते हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने करके बताया। आगे बढ़ते हैं। परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, तो स्टॉक बढ़ेगा और कैश डिक्रीज होगा, नो चेंज। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, तो स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, उधार खरीदा है तो क्रेडिटर्स बढ़ेंगे, तो दोनों बढ़ेंगे। तो 7th वाले में क्या आंसर आएगा आपका? रिड्यूस। कैसे रिड्यूस आएगा आप करके देखो। 50,000 का माल खरीदा तो एक 50 और 50 का माल खरीदा तो हो गए भाई 2 लाख और एक 50 नीचे हो गया, 2 लाख डिवाइडेड बाय 150। ठीक है, 3 1 रिड्यूस। रिड्यूस आ रहा है, बिल्कुल 7th वाले में रिड्यूस आ रहा है। ठीक है, अब अगला है सेल ऑफ फर्नीचर फॉर कैश, तो सिर्फ कैश इंक्रीज होगा। क्या इंक्रीज होगा? कैश 1.5 लाख की जगह 2 लाख कर दो, रेशियो विल बी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल ऑफ मशीनरी, अब सेल ऑफ मशीनरी ऑन अ क्रेडिट 5 मंथ, अब देखो इंप्रूव होगा। क्यों? क्योंकि मशीन हमने खरीदी है, बेची है। सेल ऑफ मशीनरी ऑन क्रेडिट, बताती हूं कौन सा वाला है भाई, 9th बताना पड़ेगा। सेल ऑफ मशीनरी 5 महीने पे, ठीक है, तो मशीन पे तो कोई इंपैक्ट नहीं है, मशीन तो फिक्स एसेट्स है, लेकिन 5 महीने बाद मुझे पैसे मिलेंगे तो मेरे डेटर्स तो इंक्रीज होंगे। डेटर्स क्यों? क्योंकि 5 महीने। विद इन 1 ईयर यदि होगा तो वो शॉर्ट टर्म में कहलाएगा। ठीक है, तो हमारा सिर्फ कौन सा वाला इंक्रीज होगा? ऊपर वाला। तो मान लीजिए ऊपर 2 लाख हो गए और नीचे 1 लाख ही रहा, तो क्या हुआ? 2:1, रेशियो विल बी इंक्रीज। नेक्स्ट देखना, सेल ऑफ लैंड ऑन लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट, इस पर कुछ भी नहीं होगा बेटा, ये मैं समझाती हूं क्यों। आपने लैंड बेचा तो लैंड तो यहां आता ही नहीं है, और पैसे जो है वो डिफर्ड पेमेंट बेसिस है, मतलब किश्तों पर। अभी कुछ भी पैसे नहीं मिलेंगे, अगले साल या 5 साल की किश्तों में पैसा मिलेगा। ईएमआई करते ना अपन, कोई चीज खरीदते और अपन हर साल थोड़ा थोड़ा पेमेंट करते हैं, तो अभी कुछ पैसे आ रहे हैं क्या? नहीं। तो नॉन करंट एसेट्स है और पैसे भी अभी नहीं आ रहे, लॉन्ग टर्म में आएंगे, तो इस पे ना तो ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा और ना ही नीचे कोई इंपैक्ट पड़ेगा। तो बेटा क्या लिखूंगी? नो चेंज। ठीक है, नेक्स्ट, परचेज ऑफ मोटर, मोटर कार खरीदी, ठीक है, मोटर कार फिक्स एसेट्स होती है, लेकिन कैश तो गया। मान लीजिए मैंने 50,000 की मोटर कार खरीदी, तो मेरा कैश कम हो गया, एक 50 में से 50 का, नीचे कोई फर्क पड़ा नहीं, तो 1 लाख अपॉन 1 लाख। आ रही ना बात आपको समझ में बेटा? रेशियो विल बी डिक्रीज। जो चीज कर रहे हैं उससे क्या इंक्रीज होगा क्या डिक्रीज, ये लिखना है। देखो मैंने कहा था ओरल समझा दूंगी, बट पूरा कर दिया है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, तो बिल्डिंग पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे बेटा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ऊपर तो 1.5 लाख, लेकिन नीचे 1 लाख रुपए से और बढ़ा दो 2 लाख। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने उधार खरीदा है और 4 महीने बाद पेमेंट करना है, तो क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो ऊपर 1.5 लाख ही, ऊपर 1.5 लाख, लेकिन नीचे 1 लाख रुपए और 1 से और बढ़ा दो तो 2 लाख हो गए। तो क्या हुआ भाई? रेशियो डिक्रीज। फिर है परचेज ऑफ प्लॉट, प्लॉट खरीदा, वही लॉन्ग टर्म डिफर्ड पेमेंट बेसिस, तो नो चेंज। क्यों? क्योंकि प्लॉट तो फिक्स एसेट्स होती है और पेमेंट भी अभी नहीं किया। अभी पेमेंट कर रहे हैं तो लायबिलिटी बढ़ेगी, बाद में पेमेंट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन विच वॉज अवेल्ड फ्रॉम अ बैंक, लॉन्ग टर्म तो नहीं आएगा, लेकिन हमने पेमेंट बैंक से किया, पेमेंट बैंक से किया, तो मेरा बैंक का बैलेंस कम हो गया, रेशियो विल बी डिक्रीज। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का पेमेंट बैंक से किया, 50,000 का पेमेंट किया, तो 1.5 लाख में से 50,000 बैंक के कम हो गए, 1 लाख, नीचे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लास्ट, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, तो कैश बढ़ जाएगा, ऊपर 2 लाख नीचे 1 लाख, रेशियो विल बी इंक्रीज। आया? जहां कैश बढ़ेगा वहां रेशियो इंक्रीज,
जहां कैश कम होगा हमारा रेशियो डिक्रीज, अगर नीचे कोई इंपैक्ट नहीं हो तो। क्लियर? और जहां पे डिफर्ड पेमेंट की बात आए वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैश में, क्यों? क्योंकि पेमेंट बाद में होगा। और यदि आपने लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फिक्स एसेट्स खरीदी है तो भी करंट एसेट्स पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने टोटल कितने क्वेश्चंस किए बेटा? 4। फिफ्थ वाला ओरल समझा देती हूं, सेम क्वेश्चन है, डिक्टो, कोई चेंज नहीं है, जो मैंने आपको ये बता रही हूं लेकिन खुद करेंगे। करंट रेशियो ऑफ कंपनी 3:1 है। स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग। पेमेंट ऑफ ट्रेड पेबल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसमें 3 लाख अपॉन 1 लाख मानना है ना, ऊपर कितना मानना? 3 लाख। करंट एसेट्स कितनी मान लेना? 3 लाख, और करंट लाइबिलिटी 1 लाख। कौन सा क्वेश्चन? फिफ्थ। अब आपने पेबल किया ट्रेड पेबल, तो 1,50,000 से, तो 50,000 से ऊपर भी कम और 50,000 से नीचे भी कम कर देना, इंप्रूव हो जाएगा। सेल ऑफ गुड कॉस्टिंग 20,000, 20,000 माइनस और 20,000 ही प्लस, तो कोई चेंज नहीं होगा। 20,000 का माल 18 में बेचा, तो 20,000 माइनस करना और 18 प्लस करना, ये करा हमने। 20 माइनस करोगे है ना, और 18 प्लस करोगे तो कम आएगा बैलेंस, रिड्यूस। और 20,000 का एट अ प्रॉफिट ऑफ 3,000, प्रॉफिट 3,000 मतलब 20,000 का माल 23 में बेचा, तो 20,000 माइनस और प्लस में 23, तो इंप्रूव होगा, नीचे कोई फर्क नहीं हो रहा है। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, दोनों बढ़ेंगे तो रिड्यूस ही होगा, चेक करके देखना। 3 लाख का माल है, 1 लाख से और खरीदा, तो 4 लाख ऊपर और नीचे भी 2 लाख, रिड्यूस हो गया। यदि मैं उधार खरीदती हूं तो स्टॉक भी बढ़ेगा और क्रेडिटर्स भी बढ़ेंगे, तो रेशियो इंक्रीज नहीं होगा बल्कि रेशियो डिक्रीज होगा। परचेज ऑफ गुड फॉर कैश, तो कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टॉक 1 लाख से बढ़ेगा और 1 लाख से कैश कम हो जाएगा। परचेज ऑफ मशीनरी अगेंस्ट लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन भी नहीं आएगा, मशीन भी नहीं आएगी, नो चेंज। क्लियर? कितने क्वेश्चंस कर दिए मैंने? 1 2 5। अच्छा खासा वीडियो बन गया है। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए इसके बाद कि हाँ मैम हमें ये क्लियर हो गया, हाँ मैम हम आपके चैनल को सपोर्ट करते हैं, और आपको भी बिल्कुल मुझे चाहिए, वरना अगला वीडियो नहीं बनाने वाली। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। डी सॉल्यूशन भी कर रही हूँ, डोंट वरी, एग्जाम्स हैं इसलिए डी सॉल्यूशन भी चल रहा है, रेशियो भी स्टार्ट कर दिया ताकि आप इधर से भी पढ़ाई कर सको। और यदि बहुत जल्दी एग्जाम हो ना तो टीएस अग्रवाल में से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सपोर्ट द चैनल और हाइप जरूर करना है इस वीडियो को प्लीज। बाय, टेक केयर।